नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। वर्ष 2026 में राज्य भर में करीब 40,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें पहली से 5वीं और छठी से 8वीं कक्षा के सहायक आचार्यों की बहाली शामिल है। सरकार ने पहले 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन निकाले थे, लेकिन अब तक सिर्फ 11,000 की बहाली हो पाई है। इस वजह से करीब 15,000 पद खाली रह गए। अब जब यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है तो शेष 23,999 पदों पर नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इन दोनों को मिलाकर करीब 40,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। नए साल में शिक्षकों की कमी को दूर करना, एकल शिक्षक वाले स्कूलों में नए शिक्षक को पदस्थापित करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सरकार की बड़ी चुनौती होगी। मिडिल स्कूल जो अब तक पारा शिक्षक के भरोसे चल रहा है, वहां भी नए सहायक आचार्य भेजे जाएंगे। 1373 माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की परीक्षा जनवरी में संभावित है और 3,451 विशेष शिक्षकों के पदों पर आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़े आंदोलनकारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है, झारखंड आंदोलन में भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी में विशेष लाभ दिया जाएगा। यदि किसी आंदोलनकारी की पुलिस फायरिंग या कारावास के दौरान मृत्यु हो गई हो या वे 40% से अधिक दिव्यांग हुए हों, तो उनके एक आश्रित को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तृतीय या चतुर्थ वर्गीय पद पर सीधी नियुक्ति दी जाएगी। वहीं अन्य चिन्हित आंदोलनकारियों के एक आश्रित को भी सरकारी नौकरी में 5% क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आंदोलनकारी की मृत्यु के बाद उनके आश्रित को पेंशन देने का भी प्रावधान किया गया है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के 8,659 आंदोलनकारियों की सूची जारी कर दी, जिसमें झारखंड के सभी जिलों के आंदोलनकारी शामिल हैं। गढ़वा जिले के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर आ गया है। होमगार्ड के 810 पदों पर बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस बहाली के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 800 और शहरी क्षेत्र के लिए 10 पद तय किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि कुल पदों में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है। यह बहाली मैट्रिक पास से लेकर स्नातक पास युवाओं के लिए है, जिससे जिले के बेरोजगार युवाओं को नौकरी का सुनहरा अवसर मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी 26 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 24 जनवरी 2026 तक है। ऑनलाइन आवेदन requirement.jharkhand.gov.in वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा प्रखंडवार रिक्त पदों की सूची भी जारी कर दी गई। इस बहाली से जुड़ी पूरी जानकारी गढ़वा जिला प्रशासन की वेबसाइट गढ़वा.nic.in के रिक्वायरमेंट सेक्शन में उपलब्ध है। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के फुलडीहा गांव में बोरसी के धुएं से दम घुटने के कारण नानी और नातिन की मौत हो गई। 70 वर्षीय सुनहरा उर्फ मुरैना देवी और 15 वर्षीय माया कुमारी की मौत हो गई। दोनों रिश्ते में नानी और नातिन थीं। माया की मां किरण देवी की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए डाल्टनगंज रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार कड़ाके की ठंड के कारण एक बंद कमरे में बोरसी जलाई गई थी, जिससे रात भर धुआं भरता रहा और तीनों सोते रह गए। सुबह हालत बिगड़ने पर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने नानी और नातिन को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और प्रशासन लोगों से ठंड में बोरसी अलाव जलाते समय सावधानी बरतने की अपील की है। लातेहार में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। पीएलएफआई नक्सली संगठन का 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली आलोक यादव हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के दौरान आलोक यादव ने एक देसी राइफल और 4 गोलियां पुलिस को सौंपी। बताया जाता है कि आलोक यादव लातेहार जिले के बालूमाथ बसिया का रहने वाला है। उसके खिलाफ राज्य के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 35 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। लगातार चल रहे नक्सल विरोधी अभियान और सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर उसने पुलिस से संपर्क किया था। पुलिस अधिकारियों ने आत्मसमर्पण नीति के तहत सरकारी सहयोग का भरोसा दिया, जिसके बाद शुक्रवार को उसने नक्सल का रास्ता छोड़ दिया। इस आत्मसमर्पण को पीएलएफआई नक्सली संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की से हैवानियत के आरोपी को गढ़वा पोक्सो कोर्ट ने सशर्म आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा रंका थाना क्षेत्र के सिरोई कला गांव के बघौता टोला निवासी विकास साव उर्फ विकास कुमार को दी गई है। अदालत ने दोषी पर 1 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है, जिसकी राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया गया है। मामला 14 जनवरी 2023 का है, जब आरोपी घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत किया और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की मां ने 16 जनवरी 2023 को रंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोर्ट में कुल 9 गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। अदालत ने SC/ST एक्ट और पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास, 20 साल की सश्रम कारावास और अलग अलग जुर्माने की सजा सुनाई है।
मौसम विभाग ने बताया है कि 19 से 24 दिसंबर तक सुबह और शाम के समय धुंध छाई रहेगी, दोपहर में आसमान साफ रहेगा। गुरुवार को सुबह धुंध और दोपहर बाद ठंडी हवा चलने से झारखंड में कनकनी बढ़ गई है। रांची सहित राज्य के 10 जिलों का न्यूनतम तापमान लगातार 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। गुरुवार को राज्य का सबसे ठंडा इलाका रांची का काके क्षेत्र रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इससे सर्दी से फिलहाल राहत मिलने की कोई संभावना नहीं दिखती। घने कोहरे का सबसे ज्यादा असर हवाई सेवाओं पर देखा गया। रांची एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटकर 500, देवघर में 400 और जमशेदपुर में 700 मीटर विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई। इसके कारण कई फ्लाइट को रद्द करना पड़ा। रांची के रिम्स में इलाज कराने आने वाले ओपीडी मरीजों के लिए एक बड़ी राहत की तैयारी शुरू हो गई। अब तक हालात ये थे कि डॉक्टर कुछ और दवाएं लिखते थे, लेकिन फार्मेसी में 62 में से सिर्फ 11 दवाएं ही मिलती थी। गैस, दर्द, उल्टी जैसी सामान्य बीमारियों की दवाएं भी मरीजों को बाहर से खरीदना पड़ता था। यहाँ तक कि इंजेक्शन भी बाहर से लाने पड़ते थे। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिरेन बिरुआ ने बताया है कि अब ओपीडी में जो डॉक्टर दवा लिखेंगे वही दवाएं फार्मेसी में उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए सभी विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली दवाओं की सूची बनाएं ताकि उन्हें फार्मेसी स्टॉक में शामिल किया जा सके। गौर करने वाली बात है कि रोजाना करीब 2000 मरीज ओपीडी में आते हैं, लेकिन मुफ्त दवाओं का लाभ अब तक सिर्फ आईपीडी मरीजों तक सीमित था। अगर यह व्यवस्था सही तरीके से लागू हो जाती है तो इलाज भी सस्ता होगा, बाहर की दवा दुकानों पर निर्भरता घटेगी और रिम्स की ओपीडी व्यवस्था पर मरीजों का भरोसा बढ़ जाएगा। झारखंड के गिरिडीह जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। हिरोडीह थाना क्षेत्र के यदुराडीह गांव के रहने वाले गणेश प्रसाद वर्मा उस वक्त सन्न रह गए जब उनके बैंक खाते में अचानक 9 अरब रुपए से ज्यादा की रकम दिखाई देने लगी। बैंक ऑफ इंडिया की हिरोडीह शाखा में संचालित उनके खाते में 9 अरब 99 करोड़ 97,401 रुपए जमा हो गए। हैरानी की बात है कि खाते में पहले से जमा किए गए 10,000 रुपए गायब हो गए। यह मामला तब सामने आया जब गणेश प्रसाद वर्मा केवाईसी प्रक्रिया के लिए बैंक पहुंचे। खाते का बैलेंस देखकर उनके होश उड़ गए और वे मानसिक रूप से काफी परेशान हो गए। पीड़ित का कहना है कि जानकारी मिलने के बाद बैंक प्रबंधन ने खाता फिलहाल बंद कर दिया है, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। निराश होकर गणेश प्रसाद वर्मा ने हिरोडीह थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है, लेकिन यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और बैंकिंग सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है। झारखंड के सभी गर्म कुंडों में अब साबुन, शैम्पू और निरमा के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। पर्यटन निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी जिला के उपायुक्तों को सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। सरकार का कहना है कि साबुन और निरमा के कारण गर्म कुंडों का पानी प्रदूषित हो रहा है और लगातार ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। हर साल 14 जनवरी मकर संक्रांति पर लातेहार के ताता पानी, धनबाद के तेतुलिया, दुमका के झरिया पानी और हजारीबाग के सूरज कुंड में हजारों श्रद्धालु और पर्यटक स्नान के लिए पहुंचते हैं। साबुन में मौजूद फास्फोरस और वॉशिंग सोडा पानी की शुद्धता को नुकसान पहुंचाता है। इसी के साथ पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक उपयोग पर भी पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। डीसी को कहा गया है कि बीडीओ, मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि के साथ समन्वय करके इन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। रांची के रिम्स डीआईजी ग्राउंड इलाके में सरकारी तंत्र की एक बड़ी चूक ने 16 फ्लैट मालिकों समेत 24 परिवारों की जिंदगी तहस नहस कर दी है। 1960 के दशक में जिस जमीन का अधिग्रहण हो चुका था उसकी न तो पंजी 2 में एंट्री की गई और न ही रजिस्ट्रार कार्यालय को कोई सूचना दी गई। नतीजा ऐसा हुआ कि उसी जमीन पर रजिस्ट्री हो गई, म्यूटेशन हो गया, नक्शा पास हो गया, रेरा का सर्टिफिकेट भी दे दिया गया और बैंकों ने करोड़ों का लोन भी पास कर दिया। अब प्रशासन का कहना है कि जमीन विवादित थी, लेकिन सवाल है कि अगर जमीन विवादित थी तो नक्शा कैसे पास हुआ, म्यूटेशन कैसे हुआ और बैंक ने लोन किस आधार पर दे दिया। अब हालात ऐसे हैं कि किसी का घर टूट गया है, किसी के बच्चे की पढ़ाई छूट गई तो कोई गर्भवती महिला सड़क पर आ गई है। पीड़ितों का कहना है कि हम अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकारी गलती की सजा सिर्फ हमें क्यों मिली। यह सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम पर से भरोसा टूटने की कहानी है। झारखंड की सीएम मेधा छात्रवृत्ति योजना अब चिंता का विषय बनती जा रही है। सरकार ने हर साल 5000 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन पिछले 3 वर्षों में 15,000 की जगह सिर्फ 7,468 छात्रों का ही चयन हो पाया है, यानी आधे से ज्यादा 7,532 सीटें अब भी खाली हैं। सबसे बड़ी वजह छात्रवृत्ति परीक्षा में राज्य के हजारों छात्र 60% कट ऑफ मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि 2025 की परीक्षा में 5,000 सीटों में से सिर्फ 852 छात्र ही सफल हो सके और 4,148 सीटें खाली रह गईं।
अनारक्षित कोटि की सीटें सबसे ज्यादा खाली है, जबकि आरक्षित वर्ग के कई छात्रों का चयन अनारक्षित कोटि में करना पड़ा। इस योजना के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक हर साल 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है, लेकिन छात्रों का रुझान लगातार घटता जा रहा है। सवाल है कि क्या परीक्षा का पैटर्न छात्रों के स्तर से ज्यादा कठिन है या फिर सरकारी योजनाएं जमीन पर बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है। 19 दिसंबर से राज्य में वर्ष 2026 में होने वाली कक्षा 9वीं की बोर्ड परीक्षा का फार्म और वर्ष 2027 के मैट्रिक परीक्षार्थियों का पंजीयन शुरू हो गया है। झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया। छात्र बिना विलंब शुल्क के 19 दिसंबर से 5 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर पाएंगे। 6 जनवरी से 10 जनवरी तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन jack.jharkhand.gov.in की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा लिया जाएगा। जिन स्कूलों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है वे अपने जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। जैक ने यह भी स्पष्ट किया है 11वीं की परीक्षा OMR सीट पर होगी और सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। झारखंड में अब सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक को उसी कक्षा के अनुरूप जेटेट पास करना अनिवार्य होगा जिस कक्षा के लिए उनकी नियुक्ति हुई है। यदि कोई पारा शिक्षक नियुक्त कक्षा के अनुरूप टेट पास नहीं है तो उसे जेटेट सफल शिक्षक का बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिलेगा। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक शशि रंजन ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है, जो राज्य के सभी डीओ और डीएसी को भेज दिया गया। यह फैसला एनसीटीई की अधिसूचना और महाधिवक्ता की राय के आधार पर लिया गया। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में करीब 2200 पारा शिक्षक ऐसे हैं जिनकी नियुक्त कक्षा और टेट पास कक्षा में विसंगति है। इस फैसले के बाद कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों का मानदेय करीब 6,000 रुपए और कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों का मानदेय करीब 4,000 रुपए तक घट सकता है। पारा शिक्षक संगठनों ने इस आदेश का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। रामगढ़ के सीसीएल रजरप्पा में शुक्रवार की दोपहर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अवैध छाई निकालने के दौरान 12 नंबर स्टॉक में अचानक मलबा धंस गया, जिसमें 4 मजदूर दब गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद जेसीबी मशीन से तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जेसीबी की मदद से मलबा को हटाया गया और दबे हुए चारों मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू में स्थानीय लोगों ने भी मशीन ऑपरेटर के साथ मदद की। समय रहते बचाव कार्य शुरू होने से एक बड़ी अनहोनी टल गई। यह पूरी घटना रजरप्पा थाना क्षेत्र की है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। फिलहाल चारों मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं और मामले की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दे दी गई है। सिमडेगा जिले के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर 70 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। स्टाफ नर्स से लेकर लैब टेक्नीशियन, ब्लॉक डाटा मैनेजर और एएनएम सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 17 दिसंबर को सिविल सर्जन द्वारा जारी किए गए सूचना के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2026 तक है। विभिन्न पदों के लिए 10,000 रुपए से लेकर 20,700 रुपए तक वेतन निर्धारित है। आवेदन करने के लिए निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से सिविल सर्जन के कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 200 रुपए और अन्य वर्गों के लिए 400 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। इस बहाली से संबंधित पूरी जानकारी सिमडेगा जिला की वेबसाइट के भर्ती सेक्शन में उपलब्ध है। 15वें वित्त आयोग के 1385 करोड़ रुपए अब तक झारखंड को नहीं मिले हैं। ऐसे में पंचायतों का विकास पूरी तरह ठप हो चुका है। राज्य सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार द्वारा तय की गई सारी शर्तों को समय पर पूरा कर दिया गया। इसके बावजूद भी राशि जारी नहीं की गई। राज्य सरकार के मुताबिक वित्तीय वर्ष 24-25 और 25-26 के लिए केंद्र सरकार ने 4 प्रमुख शर्तें रखी थी, जिनमें ऑडिट, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा, सहमति पत्र और पंचायतों को राशि हस्तांतरण शामिल था। सरकार का कहना है कि ई ग्राम पोर्टल खोलकर 14वें वित्त आयोग की शेष राशि, सूद का पूरा ब्यौरा और सभी दस्तावेज केंद्र को सौंप दिए गए हैं। इसके बाद भी पंचायती राज मंत्रालय ने 14वें वित्त आयोग की बची राशि 15वें वित्त आयोग से घटाने की एक नई शर्त जोड़ दी है, जबकि ऐसी कोई शर्त अनुशंसा में नहीं थी। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद शहरी निकाय और पंचायतों के बीच 40-60 के अनुपात में राशि बांटने का फैसला भी हो चुका है। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र ने खुद माना कि सभी शर्तें पूरी हो चुकी है। इसके बाद भी 1385 करोड़ रुपए अब तक झारखंड को नहीं दिए गए। धान खरीदारी के तीसरे दिन हेमंत सरकार ने अपने वादे के अनुसार किसानों को एकमुश्त भुगतान करना शुरू कर दिया। बुधवार को राज्य के 20 जिलों के 153 किसानों के खाते में 1,11,27,820 रुपए ट्रांसफर किए गए। सरकार ने 15 दिसंबर से धान खरीदारी की शुरुआत की है और 48 घंटे से लेकर अधिकतम 7 दिनों के भीतर भुगतान का वादा किया है। सरकार की ओर से धान का भुगतान 2450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किया जा रहा है। हालांकि अब तक गढ़वा, गिरिडीह, खूंटी और सिमडेगा जिलों में किसानों को भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। धान बेचने के लिए अब तक 2,52,493 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। सरकार का कहना है कि शेष जिलों के किसानों को भी जल्द ही भुगतान की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
झारखंड में सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका आ गया है। राज्य की जेलों में पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति होने वाली है। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से राज्य की काराओं में 51 पारा चिकित्सा कर्मियों की बहाली की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 8 जनवरी से शुरू होगा और 7 फरवरी तक आवेदन लिया जाएगा। 9 फरवरी तक परीक्षा शुल्क का भुगतान, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए लिंक उपलब्ध रहेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को इस परीक्षा से संबंधित सूचना प्रकाशित कर दी। 48 नियमित और 3 बैकलॉग पदों पर नियुक्ति की जाएगी। महिला नर्स के 2, पुरुष नर्स के 26, फार्मासिस्ट के 2, मिश्रक के 10 और ड्रेसर के 8 नियमित पद रिक्त हैं। रांची की सड़कों पर अब 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार में गाड़ी चलाना महंगा पड़ सकता है। कांटा टोली और सीरम टोली फ्लाईओवर पर स्पीड कैमरा लगाने का प्रस्ताव ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन विभाग और पुलिस मुख्यालय को भेज दिया है। इन कैमरों से वाहनों की रफ्तार के साथ साथ नंबर प्लेट की फोटो भी ली जाएगी और स्पीड लिमिट पार करते ही ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा पार करते ही वाहन मालिक के मोबाइल पर SMS के जरिए चालान भेज दिया जाएगा। अगर कोई वाहन फ्लाईओवर पर 1 से ज्यादा बार स्पीड लिमिट तोड़ता है तो हर बार अलग अलग कैमरे से अलग चालान कटेगा। इन कैमरों का संचालन स्मार्ट सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से किया जाएगा। इससे तेज रफ्तार पर लगाम और अपराध कर भाग रहे वाहनों की पहचान दोनों में मदद मिलेगी। फिलहाल कई चालक 100 से 120 की रफ्तार से फ्लाईओवर पर वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कैमरा लगाने के लिए फंड नहीं है, इसलिए प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूर मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। झारखंड में चिटफंड और नॉन बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। सदस्य राजस्व परिषद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने CBI और CID को निर्देश दिया है कि वे चिटफंड और नॉन बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों की सूची संबंधित प्रमंडलीय आयुक्तों को उपलब्ध कराएं। इस कदम को आरोपी कंपनियों की चल और अचल संपत्ति जब्त करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में जमाकर्ताओं का पैसा नहीं लौटाने वाली 100 से अधिक चिटफंड और नॉन बैंकिंग कंपनियों की संपत्ति जब्त की जा सकती है। CBI के रिकॉर्ड के मुताबिक राज्य में कुल 127 मामले दर्ज हैं। इनमें रांची में 100 और धनबाद में 27 मामले शामिल हैं। अब तक 119 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और इन मामलों में करीब 613 करोड़ रुपए की देनदारी सामने आई है। इसके अलावा राज्य पुलिस में भी 38 मामले दर्ज हैं। राज्य सरकार के नियमों के तहत समय पर जमाकर्ताओं का पैसा नहीं लौटाने वाली कंपनियों की संपत्ति को कुर्क और जब्त करने का अधिकार प्रमंडलीय आयुक्तों को दिया गया है। 18 दिसंबर को उच्च स्तरीय समिति की अगली बैठक प्रस्तावित है, जिससे पहले सभी केस की सूची प्रमंडलीय आयुक्तों को सौंपनी होगी ताकि विशेष सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई की जा सके। अब राज्य के सभी जिला सदर अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों के अधीन संचालित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है और इसके तहत सदर अस्पतालों के संचालन की जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेजों को सौंपी जाएगी। इसके अलावा राज्य में 49 स्थानों पर ट्रामा सेंटर शुरू किए जाएंगे, जहां पर प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन और अत्याधुनिक लाइफ सेविंग मशीनें होंगी। हर जिले में 10 बेड का ICU और एक टेली ICU स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है। फिलहाल 5 जिलों के सदर अस्पतालों में टेली ICU के जरिए जांच की जा रही है, जिसका मूल्यांकन रिम्स के डॉक्टर कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में यह जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला और अनुमंडल अस्पतालों में मार्च महीने से पहले रंग रोगन का काम पूरा करने और उसकी तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। झारखंड के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को बंडी और शॉल मिलने वाला है। केंद्र सरकार के अल्टीमेटम के बाद समाज कल्याण एवं बाल विकास विभाग ने इसकी प्रक्रिया आखिरकार शुरू कर दी। यह वही योजना है जिसके लिए 2018-19 में केंद्र सरकार ने 6 करोड़ 10 लाख रुपए जारी किए थे, लेकिन यह राशि 6 साल तक खर्च नहीं किया जा सका। अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि या तो राशि को वापस किया जाए या फिर स्पर्श पोर्टल में ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके बाद समाज कल्याण निदेशालय ने आनन फानन में टेंडर निकालकर उसे निष्पादित कर दिया। सूत्रों के अनुसार यह काम झारक्राफ्ट को मिलने की संभावना है और वर्क ऑर्डर के लिए फाइल विभागीय सचिव के पास भेज दिया गया। हालांकि इस योजना में एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया। 2018-19 में जहां सेविकाओं की संख्या 38,000 थी, अब यह बढ़कर करीब 78,000 हो चुकी है। ऐसे में करीब 40,000 अतिरिक्त सेविका और सहायिकाओं को बंडी और शॉल किस मद से दिया जाएगा, इस पर विभाग अभी मंथन कर रहा है। विभागीय निदेशक के अनुसार टेंडर निष्पादित हो चुका है और जल्द ही वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। झारखंड में शराब पीने वालों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आने वाले समय में राज्य के बार सुबह 4 बजे तक खुले रह सकते हैं। इसके लिए उत्पाद विभाग नया प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे अगले वित्तीय वर्ष से लागू किया जाएगा। उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि फिलहाल बार संचालन की अनुमति रात 12 बजे तक ही है, लेकिन कई बार तय समय से ज्यादा देर तक बार खुले रहते हैं। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है और पुलिस कार्रवाई की स्थिति भी बन जाती है।
नई व्यवस्था के तहत रात 12 बजे के बाद 1, 2, 3 और 4 बजे तक बार खोलने के लिए अलग अलग समय अवधि का लाइसेंस दिया जाएगा। हर समय सीमा के अंदर अलग शुल्क तय किया जाएगा, जिससे बार संचालकों को कानूनी सुविधा मिलेगी और राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा और गंभीर मामलों में बार का लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। झारखंड के स्थानीय मंडी और खुदरा बाजारों में प्याज की कीमत 10 से 12 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गई है। महज 6 दिन पहले जो प्याज थोक में 12 रुपए और खुदरा में 20 रुपए किलो बिक रहा था, वहीं अब थोक में 24 रुपए और खुदरा में 30 रुपए किलो तक पहुंच गया है। व्यापारियों के अनुसार आने वाले सप्ताह में प्याज की कीमत 5 रुपए किलो तक और बढ़ सकती है। इस तेजी की बड़ी वजह भारत बांग्लादेश सीमा का खुलना और बांग्लादेश सरकार द्वारा प्याज आयात की अनुमति देना बताया जा रहा है। नासिक और राजस्थान जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों से बड़ी मात्रा में प्याज बांग्लादेश भेजी जा रही है, जिससे रांची समेत झारखंड की मंडियों में आवक घट गई है। रांची के पंडरा थोक मंडी में 4 दिन पहले जहां 25 गाड़ियों में प्याज आ रहा था, वहीं अब सिर्फ 12 गाड़ियों की आवक हो रही है, यानी मंडी में प्याज की सप्लाई लगभग आधी रह गई। रांची शहर में चलने वाले सभी ई रिक्शा चालकों को अब यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही हर ई रिक्शा के पीछे चालक का नाम और मोबाइल नंबर साफ और बड़े अक्षरों में लिखना होगा। यह फैसला मुख्यमंत्री के हालिया रांची दौरे के बाद दिए गए निर्देशों के आधार पर लिया गया है। इसी क्रम में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था, सड़क जाम और चौक चौराहों के प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा की गई है। उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि ई रिक्शा का संचालन केवल तय मार्गों पर ही किया जाए, ताकि यातायात बाधित न हो। बैठक में शहरों को अतिक्रमण मुक्त बनाने, प्रमुख शहरों और फुटपाथों से अवैध कब्जा हटाने के लिए संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके अलावे लटकते बिजली और टेलीकॉम तारों से होने वाले खतरों को लेकर संबंधित विभागों को तुरंत सुधार के आदेश दिया गया है। महिला सुरक्षा को लेकर भी भीड़भाड़ वाले इलाकों में निगरानी और गश्त बढ़ाने का फैसला लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि रांची को चरणबद्ध तरीके से सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित शहर बनाया जाएगा।